आजकल बिहार के सियासी गलियारों में बड़ी हलचल है। चाहे वो अशोक चौधरी का बेबाक बयानबाजी हो, केसी त्यागी का इस्तीफा हो और श्याम रजक की घर वापसी हो, लेकिन सब बात में एक बात इस बात पर आके टिक जाती है नीतीश कुमार की चुप्पी। पिछले 2 महीने 3 महीने से बिहार में लगातार नई रणनीतियां बनती जा रही है और नई नई कहानियां बुनती जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी नहीं टूट रही है। हम इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम आपका। धन्यवाद आदर्श। अभी बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है। सभी पार्टियां 2025 के चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और सभी पार्टियां अपनी वोट बैंक, जाति, मतलब सबको साधने के चक्कर में पड़ी है। लेकिन इसी बीच अशोक चौधरी का इतना बेबाक बयान, भूमिहार के खिलाफ इतना बड़ा बयानबाजी किस तरफ इशारा करता है? क्या यह एक संयोग है या किसी इसके पीछे कोई कहानी या रणनीति है? देखिए, मेरा मानना है कि राजनीति में कोई संयोग नहीं होता है। हर एक कहानी के पीछे कहानी होती है। जो भी दिखता है पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। अशोक चौधरी का बयान आया, दौरे पे निकले थे, उन्होंने बयान दिया। वहाँ के पूर्व सांसद काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी पकड़ रखते हैं, उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर बयान दिया। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बयान भूमिहारों के खिलाफ नहीं था। कारण भी है कि वो डायरेक्ट रूप से भूमिहार कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बेटी शांभवी चौधरी आज के डेट में जो सांसद बनी हुई हैं वो भूमिहार घर में ही, उनकी भूमिहार घराने में उनकी शादी हुई है। किशोर कुणाल का जो फैमिली है भूमिहार घराने का। और किशोर कुणाल का मैंने इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि टिकट तो मेरे कारण मिला है, मतलब मेरे पतों को टिकट मेरे कारण मिला है, मेरे कहने पे मिला है। चिराग पासवान की बात उनसे हुई थी। अशोक चौधरी का कोई अहम रोल इसमें नहीं बताया गया। अब ये जो कहानी हुई भूमिहारों को टारगेट करने की, और फिर भूमिहार नेताओं ने इस पर जो अपना बयानबाजी दिया, कटाक्ष किया, अशोक चौधरी को आड़े हाथ लेने की कोशिश की, जदयू को आड़े हाथ लेने की कोशिश की, और इन सब के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी। देखिए, हमने पिछले दिनों भी बात किया था कि अशोक चौधरी से नाराजगी नीतीश कुमार की है। तमाम न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे भी कोई कहानी है। देखिए, आप जब नीतीश कुमार जैसे नेता चुप होते हैं तो हम जैसे लोग जो न्यूज़ चैनल में हैं वो लोग देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उनके लंबे टेन्यूर को देखते हैं। जैसा आपने देखा लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की कार्यशैली को देख लीजिए, नीतीश कुमार की उस चुप्पी को देख लीजिए। उन सब चीज़ों में निकल करके तो ये बिल्कुल सामने आता है कि अशोक चौधरी से नीतीश कुमार नाराज हैं। अब कारण क्या है नाराजगी का, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलता हूँ। लेकिन कहा जाता है कि अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अगर अभी आपसी तेलमल बना है तो उसमें अशोक चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब शांभवी चौधरी और अशोक चौधरी दोनों लोग मिलने गए नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार ने कह दिया कि आप जहां हैं इनको भी वहीं पे ले जाइए। तो बात तो ये भी अंदर से निकल करके आ रही है, जो हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या तमाम बड़े न्यूज़ चैनल सबको पता रहता है, तो ये भी चीज़ें बाहर आ रही है। अब थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं आपको। 2023 में सीएम हाउस में जदयू प्रभारियों की मीटिंग हो रही थी। ललन सिंह और अशोक चौधरी में कभी नहीं बनी। तो ललन सिंह ने अशोक चौधरी को कहा कि जमुई और बरबीघा के पॉलिटिक्स में अपना दखलंदाजी कम कीजिए। अशोक चौधरी इस पर भड़क गए, और भड़क गए तो क्या हुआ, दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। और बहस इतनी हो गई कि अशोक चौधरी ने कहा कि आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले, हम तो जाएंगे ही, हम जो कुछ भी करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछ करके करते हैं। और इतनी तीखी बहस में नीतीश कुमार को वहाँ से उठ के जाना पड़ा। तमाम सीनियर नेताओं ने दोनों को शांत कराया। तो ये एक तल्खी उस समय से भी ललन सिंह को लेकर के अशोक चौधरी के बीच में जो तल्खियाँ हैं वो चल रही थी। अब अशोक चौधरी ने बयान दिया भूमिहारों के खिलाफ, तो एक तरफ भूमिहारों के प्रति अशोक चौधरी का प्रेम बाय द वे शांभवी चौधरी के कारण थोड़ा हो, लेकिन दूसरी तरफ भूमिहार बिरादरी से अशोक चौधरी का 36 का आंकड़ा रहा है। कारण 2005 में जब नीतीश की सरकार बनी और उस समय 2005 में ही रज्जो सिंह हत्याकांड हुआ था। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता 9 सितंबर 2005 को कांग्रेस कार्यालय में 6:45 पर उनको गोली मार दी गई और नाम आया अशोक चौधरी का। प्राथमिकी दर्ज कराई गई बजाबते नाम के साथ कि अशोक चौधरी ने यह काम करवाया है। तो मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, आपको पीछे इसलिए लेकर के चल रहा हूँ कि जब आप
किसी कम्युनिटी का, किसी बिरादरी का विरोध करते हैं तो जैसे आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आप पॉलिटिशियन हैं और आप को कहा जाए कि आप एक राजपूत जाति को टारगेट कीजिए, तो राजपूत जाति ने पर्सनल आपका कुछ बिगाड़ा होगा तो फिर आपके विरोध करने का जो लहजा होगा वो कुछ और होगा, अंदाजा अलग होगा। अगर नहीं होगा तो आपके विरोध करने का लहजा कुछ और होगा। तो अशोक चौधरी और भूमिहार बिरादरी में टसन आज से नहीं है, टसन पहले से है। तो क्या 2 मिनट और आदर्श जी, एक बात ये हो गई ललन सिंह से, अशोक चौधरी ने किताब विमोचन किया, न नीतीश कुमार पहुंचे न जदयू के कोई भी वरिष्ठ नेता पहुंचे। तीसरी तरफ अब चले आइए, श्याम रजक की जो एंट्री हुई है, ये स्वाभाविक है कि देखिए श्याम रजक चंद्रशेखर के बहुत करीब रहे हुए हैं आंदोलन। इस पे हम आएंगे, इस पे आएंगे, लेकिन क्या अशोक चौधरी को लग गया है कि उनका टिकट जदयू से कटने वाला है, इसलिए वो ऐसा बेबाक बयानबाजी कर रहे हैं कि जाते जाते जदयू को डैमेज करके जाएं? देखिए, जब व्यक्ति को लगने लगता है, जब एक व्यक्ति किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का खासम खास होता है, नीतीश कुमार की दया दृष्टि पे एमएलसी हैं, मंत्री हैं, शायद भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, तो काफ़ी करीब सलाहकार जी, हाँ, ये तमाम नीतीश कुमार के खासम खास नेता खास लोगों में जब लगने लगता है व्यक्ति को कि अब हमारी मेरा ओहदा कम हो रहा है, अब हमारी दूरी बढ़ रही है, अब हम इससे दूर निकल रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं, तो इस तरह का स्वाभाविक है बयानबाजी करना, फ्रस्ट्रेशन होता है। दूसरी तरफ श्याम रजक की एंट्री, मेरा यही प्रश्न कि क्या मतलब इस बयानबाजी के पीछे या उनके डरने के पीछे श्याम रजक का हाथ है कि अगर श्याम रजक जदयू में फिर वापस आ रहे हैं तो उनके सामने अशोक चौधरी का कद थोड़ा कम पड़ जाए? बिल्कुल कम पड़ जाएगा। देखिए, श्याम रजक जिस कम्युनिटी से आते हैं और उनकी जो पकड़ है उस कम्युनिटी में, और उसके बाद में जो उनकी पकड़ मीडिया में है, मीडिया के साथियों के साथ, इट डजेंट मैटर कि वो किसी दल में रहें, श्याम रजक की जो बातें हैं वो मीडिया में दिखाई जाती हैं, उनके पर्सनल संबंध हैं मीडिया एजेंसियों के साथ में, और उनकी जो ग्राउंड पकड़ है उससे नीतीश कुमार को अमूमन निश्चित फायदा होने वाला है 2025 के चुनाव में। तो देखिए, अशोक चौधरी की जदयू के सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया है कि आप आने से संगठन और मजबूत होगा। तो और श्याम रजक पहले से विधायक रह चुके हैं, तो अब श्याम रजक का जो नीतीश कुमार के साथ जो नया कॉम्बिनेशन गढ़ा जा रहा है जदयू में, जो नई बातें चल रही हैं जदयू में, उसमें श्याम रजक को इसीलिए लाया जा रहा है कि जदयू को मजबूत करना है। तो स्वाभाविक है जब एक नेता आएगा तो दूसरे नेता का कद तो कम होगा ही, घटेगा ही। तो अशोक चौधरी को इस बात का 100% पता है, अशोक चौधरी को एकदम बिल्कुल जानकारी है कि अब हमारी चलने वाली नहीं है, अब हम जो चाहेंगे उस तरह से नहीं होगी। जो दरबार लगता था अशोक चौधरी के यहाँ कि नीतीश कुमार के पास पैरवी है, नीतीश कुमार से ये कहिए, इन चाहे दूसरे दल के नेताओं के साथ जो लाइजनिंग होती थी, ये सब अशोक चौधरी करते थे। श्याम रजक के एंट्री के बाद वो दरबार में ताला लग जाएगा, क्योंकि सारे लोग श्याम रजक के पास आएंगे। देखिए, नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को समझिए, अभी जो नीतीश कुमार कर रहे हैं ना, अभी अब मनीष वर्मा का ज्वाइनिंग हुआ, श्याम रजक का ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद में अब थोड़ा समय और लेकर के भाजपा के साथ जो तलखिया थी, तो भाजपा ने और नीतीश कुमार तो ऐसे पूरा दर्शा रहे हैं पब्लिक फिगर में कि भाजपा के साथ मेरा मतलब जो व्यवहार है बहुत मधुर है, उसमें कोई खटास नहीं है, ऐसे पूरा मतलब दिखाने का कोशिश कर रहे हैं वो। भाजपा के साथ जो नीतीश का अभी संबंध है, नीतीश कुमार एक तरफ अपने आप को सेफ जोन में भी ले जा रहे हैं। नीतीश कुमार ये दर्शाना चाहते हैं, बिहार के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम सरकार के साथ बने हुए हैं, लेकिन बिहार पॉलिटिक्स में, यानी जो स्टेट की, जो बिहार स्टेट की पॉलिटिक्स है, उसमें सिर्फ मेरा तुक्का चलेगा, मेरी बातें चलेगी, मेरी कलम चलेगी, इसमें किसी का, सेंट्रल का भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन खबरों से बीच में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के खासम खास नेता, मतलब पूरे अपने करीबी नेता केसी त्यागी, जो सलाहकार भी हैं, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, लेकिन उनका अचानक इस्तीफा, और इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार राजीव रंजन को फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त करते हैं। तो क्या इसके पीछे भाजपा का हाथ है या? बिल्कुल, जब आप संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया जदयू के,
तो उस समय बातें निकल करके सामने आई कि ये व्यक्ति तो आरएसएस से जुड़ा हुआ, भाजपा के साथ काम किया हुआ। अगर मतलब नीतीश कुमार और भाजपा एक हुई तो उसमें संजय झा बहुत अहम रोल निभाए थे। तो खबरें निकल करके सामने आई कि अमित शाह के कहने पे संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि जो दोनों के बीच में लाइजनिंग हो, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, वो बरकरार रहे। दूसरी तरफ देखिए, बात बिहार स्टेट की नहीं थी, बात सेंट्रल पॉलिटिक्स की थी। तो डील को समझिए, जदयू और भाजपा के बीच में यही डील है कि हम सेंट्रल पॉलिटिक्स में आपका हस्तक्षेप नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सेंट्रल वालों ने भी कहा है कि हम बिहार के पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप, लेकिन केसी त्यागी के इस्तीफे का क्या वजह हो सकता है? त्यागी के इस्तीफे की वजह मैं बता रहा हूं। जब केसी त्यागी ने विपक्ष के नेताओं के साथ इजराइल वाले मुद्दों पर चर्चा किया, हस्ताक्षर किए, जो उनकी मांग थी, जो उनका समिति बना था, उसमें उन्होंने भाग लिया। उसके बाद से लगातार ये बातें चल रही थी कि भाई नेता कौन है, जदयू के नेता हैं, और इससे नाराज़गी थी सेंट्रल में भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व के जो लोग चला रहे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तो ये बात को लेकर के नाराज़गी थी। और खबर ये भी आई कि ललन सिंह और संजय झा जाकर के मिले और उन्होंने कहा कि आपको इस पद से इस्तीफा देना होगा, ताकि अभी जो है इस वक्त का माहौल ठीक हो अभी का सके। माहौल ठीक हो सके। और अभी नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी रिस्क ले ले, इतनी जल्दी में कोई फैसला ले। इसीलिए केसी त्यागी को इस्तीफा देना पड़ा। मतलब भाजपा का सीधा हस्तक्षेप होने के कारण केसी, और ये हस्तक्षेप नीतीश कुमार स्वीकार भी कर रहे हैं सेंट्रल पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय प्रवक्ता वाली बात थी, ये बिहार स्टेट से अलग की बात थी। तो ये हस्तक्षेप स्वीकार भी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के अपने लोग सेंट्रल में हैं ही, संजय झा हों, ललन सिंह हों, तो जो भी बातें सेंट्रल पॉलिटिक्स में होगी उनको वे सह स्वीकार करेंगे। कारण क्या है कि नीतीश कुमार को अभी फैसला तो लेना नहीं है, अभी 2025 का चुनाव होने वाला है। 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक विकल्प की तलाश में है, और वो विकल्प ये है, वो चाहते हैं कि एक ऐसा विकल्प बने, यानी देखिए हो कुछ भी जाए, नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए वो सभी कार्य करेंगे, वो तमाम तरह की रणनीति बनाएंगे जिससे वो फिर से 2025 का चुनाव जीते और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि देखिए, तेजस्वी यादव जातीय जनगणना 9वीं अनुसूची में बहाल करना, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा चल रही है। तो बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था, प्रदर्शन, और हर एक जिले में धरना प्रदर्शन हुआ है बिहार में। तो ये जो मूव है और ये जो क्रिएट करने की कोशिश है, इसके पीछे भी नीतीश कुमार बताए जा रहे हैं। जो खबरें निकल करके सामने आ रही है कि नीतीश कुमार उस एन मौके की तलाश में है कि जो मूव बनता है, जो लोगों का दिमाग और दिल जो है, अगर तेजस्वी माइंड सेट हो जाता है आरजेडी के साथ, तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार विकल्प होगा कि हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम तेजस्वी यादव के साथ आ गए। और जो नीतीश कुमार के पास अभी करीबी हैं, जो उनकी रणनीति बनाते हैं और नीतीश कुमार के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को ये खबर भी दे दी है कि आरजेडी का अपना कोर वोट बैंक 14% है और जदयू के पास अपना कोर वोट बैंक 14 से 16% है। उसके बाद जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं वो 18% है, जो नीतीश कुमार के साथ में जुड़े हुए हैं। भाजपा के साथ में अभी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि भाजपा से बड़े कास्ट के लोग नाराज चल रहे हैं, और नाराजगी में सबसे बड़ा कौन, तो अभी राजपूत समाज के लोग नाराज चल रहे हैं और भूमियार समाज भी नाराज। तो राजपूत समाज के लोग क्यों नाराज हैं? आरके सिंह को राज्यसभा भेजने की बात थी, 6 सांसदों के जीतने के बाद राधा मोहन सिंह और लवली आनंद, तमाम लोग जो एनडीए गठबंधन से जो 6 सांसद जीत करके गए हैं राजपूत जाति के, एक भी उनको सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं मिला, एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया। तो राजपूत समाज के लोग नाराज हैं और हर जिले में राजपूत समाज के लोग बैठ करके मीटिंग भी कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव में हमको क्या करना चाहिए। भाजपा ने हमको आड़े हाथों लिया है, भाजपा ने हमें स्वीकार नहीं किया है, भाजपा ने हमको वो मान सम्मान नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार इन चीज़ों को भी भाप रहे हैं कि एक तरफ भाजपा से कौन नाराज है, तो भाजपा से सबसे ज़्यादा नाराज है अपर कास्ट के लोग। मतलब नीतीश कुमार के चुप्पी का वजह यही है। और अपर कास्ट के लोग नाराज हैं और नीतीश कुमार देख रहे हैं कि अपर कास्ट जा कहाँ रहा है, तो अपर कास्ट एक तरफ शिफ्ट होते दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि प्रशांत किशोर के जो दल में हैं आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत के लोग जुड़ रहे हैं। तो अगर वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी होती है तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो प्रशांत किशोर के शिफ्ट हो जाएंगे तरफ, तो जदयू को घाटा होगा, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ना, एनडीए के साथ लड़ना है। तो अपर कास्ट का वोट अगर मोबिलाइज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है प्रशांत किशोर के तरफ, तो वो उन जगहों पर जदयू को
घाटा होगा, जदयू भी चुनाव हार जाएगी क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ना है। तो बातें ये भी चल रही हैं कि भाजपा चाहती है कि 100 सीट पर हम चुनाव लड़ें, 100 सीट पर नीतीश बाबू आप चुनाव लड़िए, और बाकी की सीटें जो हमारे छोटे छोटे दल हमसे जुड़े हुए हैं घटक दलों को बांट दिया जाए, जैसे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 में हमारे जो विधायकों की संख्या है वो मजबूत हो, वो 40-45 से बढ़ करके 90 का आंकड़ा छू पाए, ताकि हम मजबूत रहें, हमारी रीढ़ की हड्डी और मजबूत हो जाए और हम खूब आराम से सरकार चला सकें। तो वहाँ नीतीश कुमार के पास जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप 100 सीट लेकर के चुनाव लड़ते हैं तो 80-90 सीट लाना तो मुश्किल है। मुश्किल क्यों है कि अपर कास्ट भाजपा से नाराज है। यूपी में क्या हुआ आपने देखा ही, लोकसभा चुनाव में। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में भी होगा, झारखंड में भी होगा, उन सब चीज़ों का भी इंतजार है कि यहाँ क्या आता है, भाजपा को बहुमत मिलता है कि नहीं मिलता है कि। और CSDS की रिपोर्ट में आपने देखा कि हर एक जगह भाजपा डाउनफॉल में चल रही है। तो नीतीश कुमार इन चीज़ों का इंतजार कर रहे। तो नीतीश कुमार के जो साथ लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप 100 सीटों को लेकर के चुनाव लड़िएगा तो 80-90 लाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर आप 100 सीट आरजेडी के साथ लड़िएगा तो आराम से आप 80-90 पा लीजिएगा। तो ये तो 100% तय है कि नीतीश कुमार जहाँ जिधर रहेंगे, एनडीए के साथ रहें, इंडिया मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार उधर ही बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आप लोगों ने देखा अशोक चौधरी के बयानबाजी के पीछे, केसी त्यागी के इस्तीफे के पीछे और श्याम रजक के घर वापसी के पीछे किसका हाथ है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।